हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर से। आपका चैप्टर नंबर 7 है मैकेनिक्स, एमएससी प्रीवियस बीएमओयू, दैट इज जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशंस। जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ऑल दोज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ध्यान से देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ये चीज आपको पहले क्लियर होनी चाहिए कि ये क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, ऑल दीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द सिस्टम एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी एक गिवन इंस्टेंट पे आपको पोजीशन, सिस्टम की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए जो वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज होते हैं, उन्हें कहते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में आप डिस्टेंस भी हो सकती है और एंगल्स भी यूज हो सकते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या होती है? तो सिंपली डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। किसी सिस्टम में नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट जितने होंगे, जितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट की संख्या होगी, उतनी ही उसकी क्या होगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होगी। तो आपको ध्यान रखना है, फॉर ए सिंगल पार्टिकल, ए पार्टिकल मतलब वन पार्टिकल इन ए स्पेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? 3। क्योंकि जब स्पेस में पार्टिकल मूव करेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, कोई स्पेस में पार्टिकल है, उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो एक्स में भी मूव कर सकता है, वाई में भी मूव कर सकता है और जेड में भी मूव कर सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी आपकी? 3। कितने पार्टिकल्स के लिए? 1 पार्टिकल्स के लिए। ये मतलब 1 पार्टिकल। ऐसे ही 2 पार्टिकल है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पार्टिकल के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, n पार्टिकल के लिए 3 को किस से मल्टीप्लाई कर देंगे? n से। तो फॉर n पार्टिकल मूव इन स्पेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज इक्वल टू 3 इंटू n। ये चीज आपको ध्यान रखती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, आपको नोट डाल के लिखा गया है, दैट इज फॉर ए रिजिड बॉडी। ध्यान रखना है, रिजिड बॉडी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितना होता है? 6 होता है। क्यों होता है? 3 कोऑर्डिनेट्स के लिए होता है और 3 एंगल्स के लिए होता है। 3 कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स वाई जेड, जो किसको डिनोट करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिनोट करते हैं स्पेस में। और 3 एंगल्स के कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, क्योंकि थीटा, फाई और साई से डिनोट करते हैं, जो इसके ओरिएंटेशन को डिसाइड करता है। इसका मतलब 3 और 3 दोनों मिलके कितने हो गए? 6। तो रिजिड बॉडी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितनी होती है? 6 होती है। इसके लिए रिजिड बॉडी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या होती है? 6। ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। रिजिड बॉडी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या होती है? तो आपको ध्यान रखना है 6। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आती है, उसको हम डिराइव करने से पहले एक डेफिनेशंस होती है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है होलोनोमस सिस्टम। ये एग्जाम्स में पूछी जाती है। होलोनोमस सिस्टम क्या है? तो मैं एक बार सिंपली बता देता हूँ। जो आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होती है, इनको आप एक्सप्रेस करेंगे एज ए फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट और टाइम टी, जिसमें आपको डेरिवेटिव नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं होलोनोमस सिस्टम। तो डेफिनेशन देख लीजिए, अगर थीटा, फाई और साई आपके जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हो, ये ध्यान रखना, आगे यूज होने वाली है काफ़ी बार ये। अगर थीटा, फाई, साई जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, देन जो आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, विच कैन बी एक्सप्रेस एज फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड टाइम टी। तो जो फंक्शन एक्स वाई जेड थे, तीनों का आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक्स को एक्सप्रेस किया आपने एक्स लिख के, फंक्शन ऑफ किसका होगा? टाइम टी, और जनरलाइज कोऑर्डिनेट आपने कौन कौन से लिए? थीटा, फाई और साई। यहाँ लिखेंगे थीटा, फाई और साई। क्लियर? इस तरह से आपने x की जगह x, एक बार y लिया, एक बार z लिया है। तो ये आपके 3 इक्वेशंस बन गई। क्लियर? जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में इफ दीज फंक्शंस डू नॉट कंटेन डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, देन सिस्टम इज कॉल्ड होलोनोमस सिस्टम। इसमें कोई भी डेरिवेटिव कंटेंट नहीं होना चाहिए इन फंक्शन का। मतलब जो आपने ये फंक्शन लिया, इनके डेरिवेटिव नहीं होने चाहिए। मतलब थीटा डॉट नहीं आना चाहिए, फाई डॉट नहीं आना चाहिए, या साई डॉट नहीं आना चाहिए। तो डॉट ही नहीं आया तो डबल डेरिवेटिव भी नहीं होंगे।
क्लियर, ऐसी टर्म्स उसमें मौजूद नहीं होनी चाहिए, डिड नॉट कंटेन, इसमें नहीं होनी चाहिए, इस वाली टर्म्स में ये वाली टर्म्स आपके प्रेजेंट नहीं हो, देन द सिस्टम इज कॉल्ड होलोनोमस सिस्टम। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, दैट इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एग्जाम में पूछी जाती तो आपको बताना है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड टाइम टी, इस तरह से वेयर दिस फंक्शन डू नॉट कंटेन एनी डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट with respect to time t. Next definition, that is conservative system, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, कंजर्वेटिव सिस्टम की डेफिनेशंस क्या होती है। दोनों दो डेफिनेशंस हैं, दोनों का एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिस्टम्स आर derived from a derivable from a potential function or potential energy V, then system is called conservative and फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब सारे फंक्शन जो भी आप डिराइव कर, जितने भी फोर्सेस हैं सिस्टम पे एक्ट हो रहे, किसी सिस्टम पे लगने वाले सारे फोर्स अगर आप डिराइव कर सकते हो, डेरिवेबल हो फ्रॉम ए पोटेंशियल फंक्शन, पोटेंशियल फंक्शन से आप डिराइव कर सकते हैं, डेरिवेबल हो तो उस सिस्टम को कहते हैं कंजर्वेटिव, और जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल फंक्शन ए पॉइंट से बी पॉइंट डी वी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। या फिर सेकेंड डेफिनेशंस काफ़ी ईजी है, ये वाली डेफिनेशंस, जो आपका वर्क डन होता है वो डिपेंड करता है, मान लो ये आपका सिस्टम है, यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, यहाँ से सिस्टम था, पार्टिकल्स था, यहाँ से मूव करता हुआ कहाँ पहुँच गया, यहाँ तक मूव करते हुए, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। ये इसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन है, और ये क्या है, इसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ इस पाथ के थ्रू जाए, इस पाथ से जाए, इस पाथ से जाए, सीधा जाए, किसी भी पाथ से जा सकता है पार्टिकल, पाथ पे डिपेंड नहीं करता वर्क डन, ठीक है। डिपेंड किस पे करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। अगर वर्क डन डिपेंड करता है, ठीक है, वर्क डन बाय फोर्सेस डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट कॉल कंजर्वेटिव सिस्टम। तो ये लिखा गया, द वर्क डन बाय द फोर्सेस डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ऑफ फॉलोड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव सिस्टम। तो वर्क डन जो भी फोर्स डिफरेंट वर्क डन बाय जो फोर्सेस होता है डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो उस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं कंजर्वेटिव सिस्टम। क्या कहलाता है, कंजर्वेटिव सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अब डिराइव करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी लेंथी है, तो आप ध्यान से देखिए, ये एग्जाम्स में मोस्टली बहुत बार पूछी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो डेरिवेशन है, मैं दोनों ही बताऊंगा, उसमें से एक एग्जाम में मोस्टली आने के 100% चांसेज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों डेरिवेशंस बताएंगे, एक क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। लैग्रांज इक्वेशन फॉर होलोनोमस सिस्टम, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, मैं बोल देता हूँ, टू डिराइव ए लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स फॉर ए होलोनोमस डायनेमिकल सिस्टम अंडर फाइनाइट फोर्सेस। तो इसको डिराइव करना पड़ेगा, किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा लेंथी है, ध्यान से देखिएगा और नोट कीजिएगा। सबसे पहले हम एक सिस्टम लिया है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ले लिए, एक पॉइंट पार्ट सिस्टम लिया जिसमें एक पार्टिकल पी है, पोजीशन पी है पार्टिकल की, जिसका मास है स्मॉल एम, क्लियर, वही लिखा गया है, ए पार्टिकल पी ऑफ मास एम, और फिर रिजिड बॉडी लिया आपने एट टाइम टी, एक्स वाई जेड आर इट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और सिस्टम कैसा है, होलोनोमस सिस्टम। होलोनोमस सिस्टम के लिए भी आपने जस्ट ये इक्वेशंस यूज की थी, इनका मैं वापस यूज करूँगा। होलोनोमस सिस्टम के लिए आपने जस्ट पहले देखिए आपने एक इक्वेशंस यूज की है, क्लियर, इनका मैं यूज करूँगा, इन तीनों का यूज वापस से करूँगा होलोनोमस सिस्टम के लिए, ये आपने जस्ट पढ़ा था, इन तीनों का मैं यूज करूँगा, क्लियर। होलोनोमस सिस्टम के तीनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिएगा। चलो अब मैं कंटिन्यू इसको नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, एक्स को एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब आपका सिस्टम कैसा है, होलोनोमस सिस्टम यूज कर रहे हैं,
कैसा सिस्टम यूज कर रहे हो, होलोनोमस सिस्टम। तो अभी आपने पढ़ा था वही लिख रहा हूँ, फॉर ए होलोनोमस सिस्टम। इसके लिए आपने एक्स वाई जेड को फंक्शन ऑफ टी, थीटा, फाई और साई के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, जहाँ पे थीटा, फाई और साई क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है। थीटा, फाई, साई क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। वेयर आर जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ठीक है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों। ठीक है, ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं, मैं हटा रहा हूँ। अभी जस्ट ही बताया था थीटा, पाई, साई क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। 3 इक्वेशन आपने लिख ली होलोनोमस सिस्टम्स के लिए, जो बताया था यहाँ पे तो सेम टू सेम है। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 ले दिया। अब जो इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3 4, इससे 1 से ज़्यादा हो तो हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। एक्स को डिफ्रेंशिएट, फर्स्ट वाली इक्वेशन में एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, dx बाई dt, जिसको आप एक्स डॉट लिख सकते हैं, डेल एक्स बाई डेल टी, टी के रेस्पेक्ट में पहले करेंगे, फिर थीटा के रेस्पेक्ट में, फिर फाई के रेस्पेक्ट में, फिर साई के रेस्पेक्ट। तो ये तीनों से आपने कर दिया, dx बाई dt बाई dt प्लस डेल एक्स बाई डेल थीटा, डी थीटा बाई dt, डेल एक्स बाई डेल फाई डी फाई बाई dt प्लस डेल एक्स बाई डेल साई डी साई बाई dt। और डी थीटा बाई dt को लिखा आपने थीटा डॉट, डी साई बाई dt को लिखा फाई डॉट, डी फाई बाई dt को लिखा साई डॉट। ये आपने तीनों की वैल्यू रख दी यहाँ पे। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 यूज कर दिया। नेक्स्ट कंटिन्यू, इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। इक्वेशन 2 को आप नोट कर लीजिए, काफ़ी बार यूज होगा, 2 बार यूज होता है वैसे, तो इसको आप नोट कर लीजिए, काफ़ी बार यूज होगा अभी, सॉरी, इसको आप नोट कर लीजिए। इसका मैं यूज करूँगा 2 बार डिफ्रेंशिएशन के लिए। क्लियर, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये वाले इक्वेशंस को डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में, एक बार थीटा के रेस्पेक्ट में। क्लियर, तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे वो लिखा गया है, इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू थीटा डॉट। थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो इक्वेशन 3 बन गई। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये क्यों आ रही है, ये वैल्यू क्यों आई है, इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि जो आपकी इक्वेशन 2 थी, थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, इसमें थीटा डॉट कहाँ आ रहा है, इस इक्वेशंस में सिर्फ एक ही जगह थीटा डॉट है। कौन से में, इस वाले में थीटा डॉट है। क्लियर, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये वैल्यू आपके बच जाएगी। बाकी में सब में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डेल एक्स बाई डेल थीटा आ जाएगी। कौन सी टर्म आएगी, डेल एक्स बाई डेल थीटा। थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया आपने। क्लियर, अब हम जो इक्वेशंस है उसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 2 को थीटा के रेस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये वैल्यू आ गई। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा आपने, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि जो पार्शियल फ्रैक्शन होते हैं उसमें आप डेल स्क्वायर जेड मान लीजिए डेल एक्स डेल वाई हो। क्लियर, तो इसे आप लिख सकते हैं डेल बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई। इस तरह से आप इजीली इसे लिख सकते हैं। ये आपने पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ा है, तो वही चीज़ इसको इस तरह से लिखा है, इसको इस तरह से लिखा है, इस तरह से। और आपने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर आप इक्वेशन 2 में x की जगह डेल एक्स बाई डेल थीटा रखते तो इक्वेशन 4 बन जाएगी। आप चेक कर सकते हैं रख के। क्लियर, वही लिखा गया है, आप चेक कर लीजिए। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 में जो राइट हैंड साइड में, कौन से साइड में, राइट हैंड साइड में आप x की जगह क्या रखेंगे, डेल एक्स बाई डेल थीटा रख देंगे इक्वेशन 2 में, तो आपको इक्वेशन 4 मिल जाएगी।
क्लियर। इसी प्रकार से हम लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे तो x की जगह आपने डेल एक्स बाई डेल थीटा रख दिया। क्या रख दिया? डेल एक्स बाई डेल थीटा, और दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दिया, तो इक्वेशन नंबर 5 बन गई। x डॉट में इसी प्रकार से y डॉट में आएगा, z डॉट में आएगा। x डॉट की जगह y डॉट रखती है, z डॉट रखती है, बाकी सेम है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? 5 हो गई। नेक्स्ट कंटिन्यू, फिर हम काइनेटिक एनर्जी यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv² होती है। वेलोसिटी यहाँ पे तीनों एक्सिस के अलॉन्ग होगी, x एक्सिस के अलॉन्ग, y एक्सिस के अलॉन्ग, z एक्सिस के अलॉन्ग। कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी तीनों एक्सिस के अलॉन्ग होगी, x एक्सिस के अलॉन्ग, y एक्सिस के अलॉन्ग और z एक्सिस के अलॉन्ग। क्लियर। तो ये लिखा है 1/2 mv² होता है, 1/2 m, यहाँ पे समेसन m, v की जगह x में हो तो x डॉट स्क्वायर, y डॉट स्क्वायर, z स्क्वायर। t क्या है यहाँ पे ध्यान रखना? काइनेटिक एनर्जी है। क्या माना है अपने t को? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 समेसन ऑफ m v² हो गया। अब इक्वेशन जो सेकेंड है इसको एक बार थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और एक बार इक्वेशन सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करना है थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में, थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में, ये ध्यान रखना है आप। थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 आगे आ जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तीनों से 2 आएगा और डेल एक्स एक्स डॉट थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट है डेल एक्स बाई डेल थीटा, वाई डॉट डेल वाई डॉट बाई डेल थीटा, जेड डॉट डेल जेड बाई डेल थीटा आ गया। इसी प्रकार से इक्वेशन 7 को डिफ्रेंशिएट किया थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में तो वही आएगा, बट थीटा की जगह थीटा डॉट आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9। नेक्स्ट कंटिन्यू हम देखते हैं। अब हम क्या करेंगे? यूज करेंगे डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल। डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल में वर्चुअल वर्क डन बाय इफेक्टिव फोर्स इक्वल टू वर्चुअल वर्क डन बाय इम्प्रेस्ड फोर्स होता है। मान लो फॉर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा के लिए इन टाइम टी, वर्चुअल वर्क डन बाय इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू वर्चुअल वर्क डन बाय इम्प्रेस्ड फोर्स इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वर्चुअल वर्क डन बाय इफेक्टिव फोर्स फॉर वेरिएशन ऑफ थीटा ओनली। इफेक्टिव फोर्स के लिए मास इंटू एक्सलेशन होता है, तो ये समेशन ऑफ m इंटू एक्सलेशन के लिए x का 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, तभी ये x क्या है? वेलोसिटी, सॉरी x डिस्प्लेसमेंट है। एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगी। क्या आएगी? इसको x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एक बार डिफ्रेंशिएट किया dx बाई dt, तो ये क्या इसकी बन गई? वेलोसिटी। इसको आप लिख सकते हो x डॉट। एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d²x अपॉन dt², जिसको आप लिखोगे x डबल डॉट। क्लियर। वही यहाँ पे लिखा गया, x डबल डॉट लिखा गया आपके लिए, ये x डबल डॉट। ठीक है, समझ लो मास इंटू एक्सलेशन। थीटा के रेस्पेक्ट में करें तो डेल एक्स बाई डेल थीटा, ऐसे ही y डबल डॉट वाई एक्सिस में डेल वाई बाई डेल थीटा, जेड डबल डॉट डेल जेड बाई डेल थीटा हो गया। इंटू डिस्प्लेसमेंट को आपने क्या लिया है? स्मॉल। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या है? स्मॉल। डिस्प्लेसमेंट आपने मान लिया डेल थीटा। फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सलेशन, मास इंटू एक्सलेशन, और डेल थीटा वही है डेल थीटा। अब एक्सलेशन यहाँ पे x एक्सिस के लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग और z एक्सिस के लॉन्ग आपने लिया है और थीटा के रेस्पेक्ट में निकाला है। तो वर्क डन हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे आप d बाई डी टी याद रखिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट याद रखना ही पड़ेगा, एग्जाम्स में टाइम नहीं होगा आपके पास। तो d बाई डी टी और इक्वेशन जो आपने 9 अभी जस्ट लिखा था उसको यहाँ लिख दीजिए, माइनस इक्वेशन 8 लिख दीजिए। d बाई डी टी करके इक्वेशन 9 माइनस इक्वेशन 8 लिख लीजिए। फर्दर हम उसकी जगह डेल बाई याद रखिए, d बाई डी टी डेल टी बाई डेल थीटा डॉट माइनस डेल टी बाई डेल थीटा बन जाएगी वो वैल्यू, इंटू डी थीटा डेल थीटा। ये वैल्यू आपको डायरेक्टली याद करनी है। ये इक्वेशन नंबर 11 हो गई। इसी प्रकार से हम, ये तो आपने इफेक्टिव फोर्स निकाला है, अब हम निकालेंगे इम्प्रेस्ड फोर्स, वर्क डन बाई इम्प्रेस्ड फोर्स। नेक्स्ट आपने कंटिन्यू निकाला वर्क डन बाई इम्प्रेस्ड फोर्स। वर्क डन बाई इम्प्रेस्ड फोर्स यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, दैट इज इम्प्रेस्ड फोर्स जब भी लगेगा तो x एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा, x मान लिया, y एक्सिस के अलॉन्ग लगा दिया तो y मान लिया, और z एक्सिस के अलॉन्ग ले लिया तो स्मॉल z ले लिया, कैपिटल Z लिया। वही लिखा है समेशन ऑफ m इंटू एक्स डेल एक्स बाई डेल थीटा,
y इंटू डेल वाई बाई डेल थीटा, z इंटू डेल वाई डेल थीटा इंटू डेल्टा z, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा हो गया। क्लियर। अब इम्प्रेस्ड फोर्स क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, इम्प्रेस्ड फोर्स है। अगर W वर्क फंक्शन है तो आप x होता है डेल W बाई डेल एक्स, y होता है डेल W बाई डेल वाई और z होता है डेल W बाई डेल z। इन तीनों की वैल्यू को पुट कर देंगे, x y z की तीनों की वैल्यू है डेल W बाई एक्स, डेल W बाई वाई, डेल W बाई z। यहाँ पे x की जगह रख देंगे, y की जगह रख देंगे और z की जगह रख देंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। फर्दर हम इसी इक्वेशंस को फर्दर लिख सकते हैं डेल W बाई डेल थीटा इंटू स्मॉल डेल्टा थीटा। और डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल से इक्वेशन नंबर 11 और इक्वेशन नंबर 12 को जैसे इक्वल करेंगे तो आपको फाइनल इक्वेशंस मिल जाएगी, दैट डी बाई डी टी इक्वल टू डेल टी बाई डेल थीटा डॉट, क्लियर, इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाई डेल थीटा। दैट इज इक्वेशन नंबर 13 थीटा के रेस्पेक्ट में। अब थीटा की जगह एक बार फाई लिख लीजिए, जहाँ थीटा है वो उसकी जगह फाई रख देंगे और एक बार साई रख देंगे, तो 3 इक्वेशन मिल जाएंगे। These equations, these are the Lagrange's equations in generalized coordinates for finite force under holonomous dynamical system। ये तीनों क्या होती है, Lagrange's equations of motion होती है for a holonomous dynamical system के लिए। तो इसको आप बिल्कुल एग्जाम में याद रखें, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस बनता है, तो इसका हम यूज करेंगे डायरेक्टली, इसको आप नोट कर लीजिए। क्लियर। इस चीज़ को आप डायरेक्टली एग्जाम्स में याद रखिए ताकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा, इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। पेंडुलम बेस्ड जो एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, सिंपल पेंडुलम, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे इन्हीं इक्वेशंस को हम होलोनोमस डायनेमिकल सिस्टम है, इसको कंजर्वेटिव सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए। जो आपका वर्क डन होता है, अगर आप V पोटेंशियल फंक्शन हो, V क्या आपका पोटेंशियल फंक्शन है, V क्या है पोटेंशियल फंक्शन है, W क्या है वर्क फंक्शन है, तो इन दोनों का जो सम होता है V प्लस W की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट। तो यहाँ से W इज कांस्टेंट माइनस V हो गया। डिफ्रेंशिएट क्या विद रेस्पेक्ट टू थीटा, इस इक्वेशंस को डिफ्रेंशिएट के विद रेस्पेक्ट टू थीटा, कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो गई, डेल V बाई डेल थीटा। तो डेल W बाई डेल थीटा इज इक्वल टू डेल V बाई डेल थीटा। जहाँ डेल इक्वेशन 13 में इक्वेशन ऑफ मोशन में जहाँ पे लैग्रेंजेस इक्वेशन में डेल W बाई डेल थीटा, इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, डेल V बाई डेल थीटा से रिप्लेस कर दीजिए। तो देख लीजिए जो इक्वेशंस थी इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन अभी आपने 13 देखी थी, इक्वेशन नंबर 13 में इसकी जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस डेल V बाई डेल थीटा। इसी प्रकार से यहाँ पे आएगा माइनस डेल V बाई डेल फाई और यहाँ पे आ जाएगा माइनस डेल V बाई डेल साई। ये तीनों इक्वेशंस कन्वर्ट हो जाएगी होलोनोमस कंजर्वेटिव सिस्टम। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, तीनों इक्वेशंस आपकी क्या बन जाएगी, फाइनल जो इक्वेशंस होगी। तो जैसे आप इक्वेशन में पुट कर देंगे तो जो फाइनल आंसर होगा आपका, तीनों इक्वेशंस ये बन जाएगी, माइनस डेल V बाई डेल थीटा, डेल V बाई डेल फाई और डेल V बाई डेल साई हो जाएगी। इक्वेशन तीनों बन जाएगी। ये कैसे लैग्रेंजेस इक्वेशंस होगी होलोनोमस कंजर्वेटिव डायनेमिकल सिस्टम के लिए। कैसे सिस्टम के लिए, कंजर्वेटिव डायनेमिकल सिस्टम्स के लिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपने ये प्रूव किया और काफ़ी इजी प्रूव था। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। इसमें एक क्वेश्चंस पूछा जाता है, सिंपल पेंडुलम से बेस्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम्स में, वो मैं आपके सामने सॉल्व करके बता देता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो देखते हैं किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, ध्यान से देखिए। आपका एक क्वेश्चंस पूछा जाता है, जो लैग्रेंजेस इक्वेशंस आपने पढ़ी है उस पर एक क्वेश्चंस एग्जाम्स में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लिखिए क्या है क्वेश्चंस, ध्यान से लिखिएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चंस है बट थोड़ा सा ट्रिकी है। यूज क्वेश्चंस आएगा, यूज एक सेकेंड जस्ट, ओके। यूज लैग्रेंजेस
यूज लैग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन चलो नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट.